हेलो एवरीवन। तो 28 अगस्त की शाम और आज के वीडियो में जो कंपनी हम कवर करेंगे उसने बहुत ज़्यादा धूम मचाई हुई है बाज़ार में। F&O सेगमेंट का टॉप गेनर रहा है कई ट्रेडिंग सेशंस में। अंदाज़ा लग गया होगा आपको, अगर नहीं लगा है तो नाम उसका मैं ले ही लेता हूँ। नाम है इंडिया बुल फाइनेंस लिमिटेड। आज 190 रुपये के ऊपर जाकर के इसने क्लोज किया। अब आप बोलेंगे कि इतना चलने के बाद आप बता रहे हो तो क्या फ़ायदा। जी नहीं, इतना चलने के बाद हमने नहीं बताया आपको। जब ये 110 और 120 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था तो इसमें हाई डिलीवरी वॉल्यूम की चर्चा हमने अपने वीडियोस में की थी। किसी ने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो ज़रूर उसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन चल रहा है और ये कमाल कर सकता है। हालांकि उम्मीद हमें ऐसी नहीं थी कि ये 190 95 197 तक का आज हाई इसने लगाया, वहाँ तक चला जाएगा। लेकिन शेयर बाजार ही चला ही जा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब आज का एक डिटेल चेक लेंगे कि अगर ये इतना ऊपर चला गया है तो इस प्राइस को जस्टिफाई भी करता है या नहीं करता है। सबसे पहले चलिए बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके प्रमोटर कौन थे। इसके प्रमोटर थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब प्रमोटर नहीं है। मिस्टर समीर गहलोत इसके प्रमोटर हुआ करते थे और एक टाइम में ये मार्केट का बड़ा भारी फैंसी स्टॉक हुआ करता था। फैंसी बोले तो इस चार्ट को देखिए आप। अगस्त 2018 में 1378 रुपये का भाव उसका हुआ करता था। निफ्टी 50 का स्टॉक था और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही चहेता स्टॉक हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू उसके अंदर निकल कर के आए, कुछ ख़राब न्यूज़ फ्लोज, बैड न्यूज़ की खबर निकल करके आई। उन सारी खबरों के चलते इसको निफ्टी से कर दिया गया बाहर और ये शेयर कंटिन्यूसली फॉल करता गया। इसके जो प्रमोटर थे उनका स्टेक हुआ करता था करीब 20%। 20% करीब उसका स्टेक हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे उन्होंने सारा बेच दिया। और ये देखिए, सितंबर 20 में 21% स्टेक हुआ करता था इनका और उसके बाद आज इनका स्टेक ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब कि अब अगर उनके पास कुछ शेयर्स उसके हैं भी तो वो नॉन प्रोमोटर कैटेगरी में चले गए। अब इन्होंने खुद, ये देखिए ये न्यूज़ है आपकी 2022 की न्यूज़ है, ये दिसंबर 2021 की न्यूज़ है ये। तो इसमें क्या है कि मिस्टर गहलोत रिड्यूस हिज स्टेक in the company which was bought by marquee global institution such as Blackstone, ADIA and others। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी स्टेक इन्होंने बेचा, जिस भी मजबूरी में इन्होंने बेचा, खरीदने वाला कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन था, मार्केट में नहीं बेचा इन्होंने। दूसरी बात, पोस्ट दिस इज मार्च 22 मिस्टर गहलोत स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द कंपनी and submitted a request for depromoterization of himself and other promoters group of the company। मतलब इन्होंने खुद कह दिया कि भाई अब मेरे को प्रमोटर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं प्रमोटर रह सकता हूँ, तो मेरे को प्रमोटर्स वाली कैटेगरी से हटा दिया जाए। इसका अप्रूवल बाद में शेयर होल्डर से भी हो गया और इसको सेबी ने भी अप्रूव कर दिया। तो अब इस कंपनी में कोई भी प्रमोटर नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को जल्दी से। कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर आप देखेंगे ना तो इससे सस्ती एनबीएफसी आपको मिलेगी नहीं। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7.94 के पीई पे ये काम कर रहा है। पीई वाइज तो फिर भी दूसरी मिल जाएंगी आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका है 9.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी 6.63, जो कि अच्छा नहीं है। बुक वैल्यू फ्रंट पे देखा जाए इसको तो 368 की बुक वैल्यू इसकी है और ये ट्रेड कर रहा है आज भी इसके आधे पे। आज भी इतना बढ़ने के बाद भी इसके आधे पे ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। क्योंकि जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाता है तो ये सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। अब कंपनी में पॉजिटिव क्या, देखिए कंपनी जो रिजल्ट पोस्ट कर रही है, अपने रिजल्ट इतने बुरे भी पोस्ट नहीं कर रही है, रिजल्ट ठीक ठाक पोस्ट कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो
जल्दी से नज़र मारेंगे उसके ऊपर भी, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे पे टॉप लाइन और बॉटम लाइन को देखेंगे और एक एनपीए को देखेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो इनका ये तो एनुअल है, क्वार्टरली क्वार्टरली रिजल्ट्स ये हैं। देखिए इनका टॉप लाइन 2500 करोड़ हुआ करता था जून 2020 में, आज 1900 करोड़ है। लेकिन इनका ईपीएस जो है अगर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो 394 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 422 था, उससे पहले 405 था, 394, तो इतना बुरा नहीं है क्योंकि शेयर की पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा हो ही चुकी है। ईपीएस 6 रुपये 24 पैसे का इन्होंने रिकॉर्ड किया इस बार, पिछली बार था 5.57, उससे थोड़ा बढ़ करके। एनपीए 2.87% पहले भी थे और अभी भी उतने ही है। नेट एनपीए इनके थोड़े से कम हुए हैं, 1.90 से घट के 1.69 हुए हैं। अब इसमें ट्रिगर क्या है, ट्रिगर की बात करेंगे उससे पहले प्रोमोटर्स का एक बार देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रोमोटर्स का देखिए 0 हो चुका है। डीआईआई ने 21.73 से घटा करके 18.31 किया, अब थोड़ा सा बढ़ा लिया है, 18.53 कर लिया है। और एफआई नहीं, एफआईआई की फिगर थी। डीआईआई ने 13.1 से घटा करके लास्ट क्वार्टर में 13.04 किया, लेकिन वहां से बढ़ा करके 16.12 कर लिया। मतलब डीआईआई को इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर इन्वेस्ट करने में, तो उन्होंने लिया। इसी वजह से एक्यूमुलेशन हमें पहले 110 और 20 के लेवल पे नज़र आ रहा था और उसका फल रिजल्ट अब निकलता हुआ नहीं रहा है। अच्छा, पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखिए 63.78 से घट के 60.47 हुई है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग हुई है कम। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें ट्रिगर क्या है। देखिए सबसे बड़ा ट्रिगर ये था कि जुलाई के महीने में सोसाइटी जनरल, जो कि एक यूरोप की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्होंने 2.78 मिलियन शेयर्स खरीदे थे 127 रुपये 96 पैसे के भाव पे, यानी कि 27,80,000 शेयर खरीदे थे। तो जो कि कंपनी के अंदर 0.59% का स्टेक है। ये बल्क डील के थ्रू ये सौदा हुआ था। चलिए ये बात हो गई। अब इसमें ट्रिगर क्या है, कंपनी आज ईटी 9 पे एक रिपोर्ट चल रही थी कि भाई ये कंपनी जो है, इन्होंने कोई सैनम फाइनेंस के नाम से एक तो रीनेम करने की बात के लिए अप्लाई किया है आरबीआई में। सेकेंडली ये कोर हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस से निकल करके अब ये मल्टीपल फाइनेंसिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं, जैसे बाकी एनबीएफसी होती है। केवल हाउसिंग फाइनेंस ही नहीं करेंगे, ये व्हीकल फाइनेंस भी करेंगे, ये एजुकेशन लोन को भी फाइनेंस करेंगे, ये पर्सनल लोन भी देंगे, ये एमएसएमई लोन को भी लोन्स प्रोवाइड करेंगे, ये माइक्रो फाइनेंस का काम भी करेंगे। तो सारे मतलब बंच ऑफ फाइनेंसिंग, जो भी स्मॉल फाइनेंस टाइप की फाइनेंसिंग होती है, सबके अंदर ये एंटर करना चाहते हैं। इसकी परमिशन के लिए इन्होंने आरबीआई को अप्लाई किया है। तो अगर वो सीन रहता है तो ये वैल्यूशन, तो फिर भाई जब आप सेम धंधे में आ जाओगे और सेम टाइप का धंधा करोगे तो वैल्यूशन भी तो आपको वही मिलनी चाहिए जो कि बाकियों को मिलती है। तो आप अगर उन एनबीएफसी से अगर कंपेयर करेंगे तो आज चोला फाइनेंस को करीब बुक वैल्यू की 6 टाइम्स पे काम कर रहा होता है ये, और दूसरी एनबीएफसी को कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा। एक बार देख भी लेते हैं, ये डेटा हमने लगा रखा है। तो करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये भी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है। अब इसको कंपेयर अगर हम एनबीएफसी, किसी एनबीएफसी को अगर खोल लें एक बार, उससे कंपेयर करें, तो फॉर एग्जांपल चोला को खोल लेते हैं और उसके सारे पेयर्स को देख लेंगे। क्योंकि अब कंपैरिजन, अगर ये आप डिफरेंट टाइप के सेगमेंट में जा रहे हो, डिफरेंट टाइप के बिजनेस में जा रहे हो, तो वहीं से कंपैरिजन होगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो जस्ट एक अंदाज़ा लेने के लिए, आप बजाज फाइनेंस से तो कंपेयर नहीं कर सकते उसको, हालांकि कि आप उसी टाइप के बिजनेस में ये जाना चाह रहे हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, उल्टा चलते हैं, श्रीराम फाइनेंस को बुक वैल्यू का 1.6 टाइम्स मिल रहा है, एसबीआई कार्ड को 7.93 टाइम्स मिल रहा है, बजाज होल्डिंग को 1.84 टाइम्स मिल रहा है, चोला फाइनेंस को 6.26 मिल रहा है, जियो फाइनेंशियल तो भी शुरू हुई है, बजाज फाइनेंस को 8.06 मिल रहा है।
तो इस तरीके की जो दूसरी कंपनी है, अगर तो देखेंगे तो उनको भी कम से कम 2 गुना वैल्यूएशन तो मिल ही रहा है बुक वैल्यू का। एम फाइनेंशियल को देख लेते हैं एक बार, उसको क्या मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल को देखा जाए तो इनकी जो बुक वैल्यू है 150 रुपये है, और ये 348 रुपये पे ये अभी जो ट्रेड कर रहा है 293 रुपये पे, करीब करीब दुगने पे ट्रेड कर रहा है, और ये आधे पे ट्रेड कर रहा है। तो एक रीज़न तो ये हो गया। तो हमने अब बात कर ली इनके फंडामेंटल्स की, बात कर ली इनके न्यूज़ फ्लोज की, बात कर ली, और बात कर ली इनके प्राइस कंपैरिजन की। अब हम देखते हैं डेटा। डेटा देखना बहुत ज़रूरी होता है। डेटा में देखेंगे कि आज जो इसमें काम हुआ है वो कितना काम हुआ है, और अब यहाँ से बढ़ने की संभावना डेटा के हिसाब से क्या बनती है। देखिए, आज इसमें ये शेयर तो बढ़ा 10.6% आज के लो से अपने, ठीक है जी। 4 गुनी डिलीवरी उठाई गई, और जबकि ऑर्डर का साइज नॉर्मल था, जितना होता आ रहा है उतना ही था, कोई बहुत बड़े ऑर्डर से डिलीवरी नहीं उठाई गई। अच्छा, हाई बनाया इसने 197 रुपये 85 पैसे का, और लो बनाया 173 रुपये 50 पैसे का, क्लोज हुआ 191 रुपये 90 पैसे पे। तो यहाँ तक सब ठीक ठाक लग रहा है। अब लेकिन इसको एक बार इसके चार्ट पे चेक करेंगे। तो इसके चार्ट पे अगर हम चेक करते हैं तो चार्ट क्या बोल रहा है। देखिए, ये इसका लगा हुआ है 5 मिनट का चार्ट, आज का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ। आज सुबह जब बाजार खुला तो पहली कैंडल बनी, हैवी वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई, 180 रुपये के भाव तक चला गया। अगली कैंडल में बिकवाली आ गई, और फिर थोड़ी सी बाइंग आई, फिर थोड़ी सी सेलिंग आई, मतलब बाइंग और सेलिंग का सिलसिला चलता रहा। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद, इस यहाँ पे देखिए आप, जब 197 रुपये इस वाली कैंडल में 190 रुपये पे ओपन हुआ, 197 रुपये का हाई बनाया, और लो बनाया 188 का, और 188 पे ही बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी माल छोड़ा गया। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी माल छोड़ा गया। तो अब जिसने 110-20 के भाव पे ख़रीदा हुआ है ना, तो वो 197-98 के भाव पर प्रॉफिट तो बुक करेगा, चाहे भले ही कितने अच्छे न्यूज़ फ्लोज हों। अच्छा, जब न्यूज़ निकल करके आती है तो प्रॉफिट बुक करने का सही टाइम होता है। तो न्यूज़ आज निकल करके आई, उसके पहले सिर्फ डेटा बन रहा था, तो अब ये प्रॉफिट बुक करने का सही टाइम हो सकता है। तो इसमें अपनी समझ तो ये कहती है कि हमको कूद करके इसमें अभी तक भी नहीं खरीदारी करी, तो अब कूद करके खरीदारी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर खरीदारी करेंगे भी ना, तो इस वाले कैंडल के ऊपर जा करके जब अच्छा कंसोलिडेशन होगा, यानी कि 197 रुपये 85 पैसे के ऊपर जा करके अच्छा कंसोलिडेशन होगा, तो ही खरीदारी करेंगे। अदरवाइज इसको अभी थोड़ा नीचे आ करके कंसोलिडेट कर ले अच्छे से, तब ही बाइंग करने का प्लान बनाएंगे। अब आप पूछेंगे कि यार, जब इतनी सारी न्यूज़ है, इतने सारा सब कुछ चल रहा है, तो शेयर का प्राइस तो भाग जाएगा। हाँ, भाग सकता है। देखो, भागने का पोटेंशियल है इसके अंदर। ये अगर 300 रुपये का भी भाव इसका हो जाएगा तो इतनी बहुत बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। लेकिन अब वो होगा, कब होगा, कैसे होगा, लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा ठंडा होगा, तभी इसमें पोजीशन बनाई जाएगी। हो सकता है ये अभी इसका शॉर्ट टर्म हाई ही हो गया हो आज की डेट, आज जो इसने हाई बनाया है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका ये विक बनी है ना इस वाली 5 मिनट वाली कैंडल की, वो यही बता रही है कि ऊपर से माल काफ़ी छोड़ा भी गया है। अब माल छोड़ने वाले इंसान को अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 300 रुपये पे चला जाएगा तो बैठा रहेगा, उसको क्यों माल छोड़ेगा। अब इसमें रिस्क की बात, अब देखो, अगर ये बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर ने 126-27 रुपये के भाव पे पैसे अगर इसमें लगाए हैं, 0.59% का स्टेक खरीदा है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ड्यू डिलिजेंस तो उन्होंने कर लिया। अब क्योंकि थोड़ा सा रिस्की कंपनी है, और क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर भी हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आते रहे, तो रिस्की कंपनी है, तो रिस्की कंपनी का ड्यू डिलिजेंस सही हो गया कि नहीं हो गया, ये हमें एक एश्योरेंस हो जाता है कि भाई सोसाइटी जनरल ने लिया तो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस करके ही लिया होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता था उनका इस शेयर में एंटर करने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारी तरोताज़ा खबरें और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ हमने ठीक से पेश किया आपके साथ।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब। वीडियो के एंड में ये कहना ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।